नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। कंटेक्स्ट क्या है? फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ये नेपाल की यात्रा पर गए थे। नेपाल पहुंचे 26 नवंबर को और उसके बाद इन्होंने नेपाल में पहुंचकर मीडिया से फ्लुएंट नेपाली में बात की, क्योंकि हर्षवर्धन श्रृंगला की जो एंसेस्ट्री है आप वो सिक्किम से ट्रेस कर सकते हो। तो फॉरेन सेक्रेटरी को बिल्कुल फ्लुएंट नेपाली में बोलना आता है और इन्होंने मीडिया से बात की बिल्कुल फ्लुएंट नेपाली में। तो ऐसा लगा कि ये जो विजिट है फॉरेन सेक्रेटरी की वो एज यूजुअल जो डिप्लोमेटिक विजिट होती है इससे कुछ अलग होगी। देखो, 2015 में जब इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था, क्यों लगा था? क्योंकि नेपाल ने अपना संविधान बनाया था और लेकिन संविधान को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। जो नेपाल में प्लेन एरियाज में मदेशी रहते हैं उनके अपनी मांगों को बनवाने के लिए मदेशी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इंडिया का नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ से देखो ट्रक्स आगे नहीं जा रहे थे। नेपाल सरकार का आरोप ये है कि इंडिया ने जानबूझ के ये ब्लॉकेड लगाया था और इंडिया से माल नेपाल में नहीं पहुँचता। उस समय जरूरी सामान की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी नेपाल में और इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा भी उठाया केपीएस ओली जो आज के समय में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। जैसे देखो, हमने बार बार डिस्कस किया है, इंडिया में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना मतलब नेशनलिज्म, उसी प्रकार से नेपाल में जो एंटी इंडिया बात करता है मतलब वो ज़्यादा नेशनलिस्ट है। तो इंडिया के खिलाफ उस समय काफ़ी आरोप लगे थे इंडियन गवर्नमेंट पर। तो उसके बाद से ही इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में स्ट्रेन है। इवन देखो, हाल ही में क्या हुआ, नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा एक नया मैप अडोप्ट किया गया जिसमें कुछ ऐसी टेरिटरी को भी नेपाल की टेरिटरी बताया गया जिसको लेके तो इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट भी नहीं था। ऐसा क्यों किया गया? देखो, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं केपीएस ओली की जो पोजीशन थी वो खतरे में थी। केपीएस ओली विरोध का सामना कर रहे थे, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, और कोविड-19 की सिचुएशन को ठीक से टैकल नहीं किया गया था नेपाल के द्वारा। तो इन सब चीज़ों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी, इंडिया के खिलाफ कुछ स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए गए केपीएस ओली के द्वारा। वैसे बोला यह गया कि 8 नवंबर को इंडिया के द्वारा जो नया मैप पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया था इंडिया का, उसमें जिन एरियाज़ को लेकर डिस्प्यूट है जैसे काला पानी का एरिया, उनको इंडिया का पार्ट बताया गया और नेपाल ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्द से जल्द इन इश्यूज़ को लेके मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाइए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करवाई। तो ये तर्क नेपाल की सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन ये तर्क पूरी तरह से सही नहीं था। तो ये तो हमने बात की हाल ही में इमर्ज होकर आए कुछ इश्यूज़ की जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में स्ट्रेन आया। देखो, पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं रिश्तों को सुधारने के लिए, एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन किया गया था ताकि ये ग्रुप दोनों देशों के बीच जो भी इश्यूज आते हैं उनको एड्रेस करे और रिश्तों में मधुरता लाए। इस ग्रुप ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसके बाद इस ग्रुप को डिसबैंड कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। ये भी नहीं पता कि इस ग्रुप ने रिपोर्ट क्या दी थी दोनों देशों की गवर्नमेंट्स को, मतलब आउटकम क्या निकल के आई कुछ पता नहीं है। देखो, जब ये ग्रुप गठित किया गया था ना तो नेपाल को काफ़ी उम्मीदें थी कि ये ग्रुप अब अच्छे से काम करेगा और दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारेगा। लेकिन इंडिया के लिए ये ग्रुप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंडिया को लगता था कि सैकड़ों एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हम इस्टाब्लिश करते हैं विभिन्न देशों के साथ कोऑपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, और उन्हीं में से एक है ये एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप। मतलब नेपाल ने इस ग्रुप से ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। इंडिया के लिए ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था दूसरे देश के साथ कोऑपरेट करने के लिए। इवन फॉरेन सेक्रेटरी जब अब नेपाल की यात्रा पर गए
तो उन्होंने एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की बात भी नहीं की अपनी स्पीच में। उनकी जो स्पीच थी वो पास्ट की स्पीचेस से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, और जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई वो भी एज यूजुअल जैसी जॉइंट स्टेटमेंट होती है वैसी ही जॉइंट स्टेटमेंट थी। मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाली में जो फ्लुएंट बात की, उसके बाद जो उम्मीद जगी कि अब कुछ अलग होगा, रिश्तों में जो तनाव है वो एड्रेस होगा, बाद की डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज में वो देखने को नहीं मिला। एज यूजुअल जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई, और स्पीच भी ऐसा नहीं कि बाकी स्पीचेस की तरह बहुत ज़्यादा अलग थी। देखो, अब इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, वैसे तो इंडिया आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एड भी देता है, नेपाल को मदद देता है, बावजूद इसके आखिरकार ऐसा क्यों कि नेपाल में एंटी इंडिया बोलना मतलब आप ज़्यादा नेशनलिस्ट, इंडिया के खिलाफ कुछ लोगों में इतना नफरत भरा माहौल क्यों है? देखो, पहली चीज़, इंडिया नेपाल को एड देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इंडिया जो एड देता है ना नेपाल को, कुछ सेक्शंस का ये मानना है कि इंडिया वो एड देता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर कुछ नेपाल के लीडर्स को अपने पाले में करने के लिए, यानी उनसे इंडिया के पक्ष में सपोर्ट हासिल करने के लिए इंडिया एड देता है। दूसरा, इंडिया का कंपटीशन देखो चाइना के साथ होता है एड देने में। चाइना की जेबें देखो आपको पता है भरी हुई हैं, और चाइना बड़ा चालाक है। चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करता है जो पब्लिकली दिखते हैं, जिनको लेके ज़्यादा हाइप क्रिएट होता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे चाइना प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करता है, तो फिर नेपाल के लोगों को लगता है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा एड दे रहा है एज कंपेरिजन टू इंडिया, और अब नेपाल पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसके बाद राइटर कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी ने पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस का इशू रेज किया। देखो, ये बात सच है, इंडिया और नेपाल के लोगों के बीच रोटी और बेटी का साथ है। बहुत सारे नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं काम करने के लिए, और इंडिया के लोग भी बहुत नेपाल में जाते हैं काम करने के लिए। यूं नहीं कहा जा सकता, मतलब बॉर्डर ओपन है तो यूं नहीं कहा जा सकता कि इसका फायदा सिर्फ नेपाल के लोगों को हुआ है और इंडिया के लोगों को नहीं हुआ है। नहीं, इंडिया को भी बहुत सी रेमिटेंस मिलती है नेपाल से। हर साल $3 बिलियन की रेमिटेंस इंडिया को हासिल होती है उन लोगों से जो नेपाल में गए हुए हैं काम करने के लिए। और देखो, एक और बदलाव जो पिछले कुछ सालों में पीपल टू पीपल एक्सचेंज में ये आया है, पहले तो ज़्यादातर नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया में आया करते थे काम करने के लिए, लेकिन आज नेपाल के लोगों के लिए सिर्फ इंडिया एक ऑप्शन नहीं है। आज के समय में नेपाल के लोग कनाडा में भी जाते हैं, यूके, यूएस, गल्फ कंट्रीज, इन सब देशों में भी जाते हैं। तो इंडिया सिर्फ एक ऑप्शन है आज के समय में नेपाल के लोगों के लिए। पहले ज़्यादातर लोग इंडिया में ही आते थे काम करने के लिए। और देखो, ये जो नेपाल है, नया नेपाल, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूथ हैं। 75% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 साल से कम है। तो ये जो यूथ पॉपुलेशन है नेपाल की, इनका इंडिया के साथ उतना लगाव नहीं है जितना एज्ड लोगों का है। क्योंकि देखो, पहले नेपाल को खतरा हुआ करता था चाइना से, तो इंडिया से लगाव कुछ ज़्यादा था। बट आज के समय में जो यूथ पॉपुलेशन है उनका इंडिया से इतना लगाव नहीं है। और इवन इंडिया के लोगों के लिए भी नेपाल एक जस्ट पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है। स्कूल्स में ज्योग्राफी में नेपाल के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल्स कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सिविलाइजेशन इंडिया से मिलती जुलती है, जिसका कल्चर इंडिया से मिलता जुलता है, इन सब बातों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यह कहा जाता है, देखो, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते। नेपाल हमारा पड़ोसी देश ही रहेगा, बॉर्डर भी ओपन रहेगा, क्योंकि दोनों साइड में मिलियंस लोगों का जो रोजगार है वो आपस में कनेक्टेड है। चाइना भी एक बड़ा प्लेयर साबित होने वाला है आने वाले दिनों में, और अभी भी ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है चाइना हमारे नेबरहुड में। इसलिए आवश्यकता ये है कि इंडिया नेपाल की जो ये रिलेशनशिप है इसको रिकैलिब्रेट किया जाए। मतलब टेंशन भरा माहौल जो रहा पिछले 5 सालों में, अब इस रिलेशनशिप को इस दौर से उबारा जाए,
तो ये जो विजिट थी फॉरेन सेक्रेटरी की, वो विजिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगी इंडिया नेपाल रिलेशंस को एक नए ट्रैक पर लाने में, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।